गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपका अपने चहेते यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे लर्निंग अड्डा के बारे में आप लोगों को क्लियरली पता है कि हम आजकल जो है नए नए इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक एआई की खुराक चटपटी मज़ेदार करके सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, जल्द ही 1 या 2 दिन के भीतर हम लोग आपको लाइव दिखाई देंगे। सुबह मॉर्निंग में क्लास हो जाया करेगी और आपका दिन पूरा अत्यंत शुभ जाया करेगा। ठीक है, लाइव क्लास लेंगे ये। ठीक है, आप लोग बस जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए मेरे साथ। ठीक है, और हमारा स्लोगन है मॉर्निंग टी विद मी। तो मॉर्निंग टी के साथ आप जो है इसको शुरू कर सकते हैं। तो मॉर्निंग टी विद मी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। और पहले तो हम इनके बारे में बात कर लें। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है 31 अक्टूबर को। इस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई एकता दिवस, ये भी समझ लीजिए। राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि 500 से ज़्यादा देसी रियासतों का एकीकरण, देसी रियासत का एकीकरण किया था इन्होंने। और इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। लौह पुरुष हैं। कैसे हैं? लौह पुरुष हैं भारत के। और क्या करा था इन्होंने? पहले गृह मंत्री भी थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी थे, खेड़ा सत्याग्रह नहीं, सॉरी, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था, उसमें वह अहम भूमिका थी। बारदोली सत्याग्रह के साथ साथ इन्होंने क्या कार्य करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। यहीं की महिला ने इन्हें सरदार की उपाधि। ठीक है, इनके बारे में कुछ बातें थी, कुछ अनमोल शब्द थे जो हम कह रहे थे, और उन अनमोल शब्दों के साथ साथ आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब आ गए ट्रम्प बाबा तो चाह रहे थे कि भाई कोई हमें कंसीडर करे, कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा था इन ट्रम्प जी को। तो ट्रम्प जी को कंसीडर करने के बाद वो जो है साहब को साउथ कोरिया ने कंसीडर कर लिया। वो कंसीडर क्या है? ट्रम्प बाबा इस समय निकले हैं शांति दूत बन के। क्या बने? शांति दूत। बोले विश्व में शांति एकमात्र मैं ला सकता हूँ। ये निकले हैं, और ये आज से नहीं निकले, ये बहुत दिन से इसके पीछे पड़े हुए हैं। इनका मकसद क्या है? इनको मकसद ये है कि नोबेल पुरस्कार मिल जाए मुझे। क्या मिल जाए? नोबेल पुरस्कार मिल जाए, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। अब ऐसा तो हो नहीं पा रहा। ठीक है, जब नहीं हुआ, इस बार भी नोबेल पुरस्कार शांति का नहीं मिला, तो अब इन्होंने किससे ले लिया? दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान ले लिया। कौन सा ले लिया? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा, ये ले लिया। अब ये जो सम्मान लिया है, इस सम्मान के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। चलो, मैप में नहीं है, चलो वो दिखाना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये जो है एक तो ये सम्मान मिला, सर्वोच्च सम्मान, और एक गोल्डन स्वर्ण मुकुट भी मिल गया इन्हें। स्वर्ण मुकुट मिला। ट्रम्प बाबा होगा खुश होने के बाद क्या हुआ कि क्यों दिया गया? कोरिया प्रायद्वीप। अब कोरिया प्रायद्वीप के बारे में आप लोग समझते हैं। प्रायद्वीप वो होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। तो कोरिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कोरिया प्रायद्वीप पर शांति बहाली की किस के बीच में? तो 2 ही देश हैं वहाँ पर जो उपद्रव मचाए रहते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में शांति की बहाली कर दी इन्होंने। साउथ कोरिया हो गया खुश, बोले साहब चलो तुमने कुछ किया तो हम भी तुम्हें कुछ दे देते हैं। तो एक तो स्वर्ण मुकुट दे दिया, एक इनको ये दे दिया। और इस समय कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति जो है उन्होंने दिया है। तो कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति साउथ कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं ली जैम्यूंग ने दिया। तो साहब नोबेल ना मिला, कुछ तो मिला। ये वाली कहानी हमारी चल रही है ट्रम्प बाबा की। अब आ जाइए, हम आते हैं एआई की खुराक चटपटी मसालेदार
साउथ कोरिया और से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिए। देखिए, कोरियन प्रायद्वीप को जापान सागर से कौन अलग करता है? तो किसको करता है? जापान सागर। क्लियर समझ लेंगे, सी ऑफ जापान। ठीक है, जापान से कौन सा सागर अलग करता है? तो जापान सागर ही करता है। कोरिया प्रायद्वीप के बीच में उत्तर पश्चिम में कौन सी नदी चीन के साथ सीमा बनाती है? तो चीन के साथ सीमा बनाती है यालू। याद रखेंगे, यालू नदी। बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन है ये। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंत में 1945 में ऐसा हुआ कि झगड़ा खत्म करने के लिए एक लाइन खींची गई, जिसका नाम है कौन सी लाइन खींची गई है इनके बीच में? तो 38वीं समांतर रेखा खींची गई है। खींची क्या गई है? ये एक यहाँ का अक्षांश है। अक्षांश आप समझते हो क्या है? लैटिट्यूड है। और यही लैटिट्यूड को इन्होंने 38वीं समांतर रेखा कह दिया, पहली बात। दूसरी चीज एक और याद कर लेंगे मेरे कहने से, 49वीं समांतर रेखा दोस्तों। 49वीं हमारी किस किस के बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच। ठीक। दूसरा चीज, दक्षिण कोरिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट हल्लासन। हल्लासन को जरूर याद रखेंगे, आसन हल्लासन कुछ भी याद कर लीजिए, राक्षस के नाम से याद कर लीजिए। यहाँ पर एक जेजू आइलैंड है, वहाँ पर है जेजू। भले ही ना पूछा जाए, ये जरूर पूछा जा सकता है कि माउंट हल्लासन किस देश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे चलते हैं हम। कोरियन युद्ध विराम की स्थैतिक सीमा बनाई गई है, जिसके लिए जाना जाता है, जिसे जाना जाता है कोरियन विराम के लिए, तो डीमिलिटराइज जोन बना दिया गया। क्या बना दिया गया साहब? ऐसा था कि नॉर्थ कोरिया ये है, साउथ कोरिया इससे लगा हुआ है, तो कुछ क्षेत्र जिनमें जहाँ विवाद था उसको कर दिया डीमिलिटराइज जोन। इस कब कर दिया? 1945 के बाद। जब युद्ध समाप्त हुआ तो यूएसए बैठा और रशिया बैठा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया किसको सपोर्ट करता है? रशिया को, याद रखना। और साउथ कोरिया किसको सपोर्ट करता है? यूएसए को। तभी तो ट्रम्प बाबा को बुला लिया। तो रशिया और यूएसए बैठे, क्योंकि यही दोनों बड़े पिलर थे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये दोनों पिलर थे, इन दोनों ने ये क्षेत्र क्या कर दिया? डीमिलिटराइज जोन कर दिया गया है। यहाँ पर लड़ाई अब नहीं होगी, ये कहा गया है, लेकिन यह लड़ाई हो जाती है। अब इस लड़ाई को निपटाने के लिए ट्रम्प बाबा आ गए थे, तो इसीलिए इनको ये दे दिया गया। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा? तो अलास्का साहब किससे खरीदा? रूस से खरीदा। क्या था कि रूस के एक क्षेत्र ऐसा पड़ रहा था अलास्का, जो बिल्कुल यूएसए की जड़ में लगा हुआ था। अब समस्या क्या आ रही थी कि ये रूस सबसे ज़्यादा टाइम जोन में बटा हुआ है, तो यहाँ पे टाइम की दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने कहा कि इस वैसे इलाका दे दो। अब यूएसए ने खरीद लिया। अब यहाँ निकाल लिए इनने मिनरल्स निकाल लिए। तो अब ये बेचारे परेशान हैं। कौन से? रशिया वाले बोले गलत चीज़ चली गई। ठीक, एक बात ये हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या? गांजा ईगल, गजा ईगल, याद रखेंगे। ब्लैंड ईगल, ये ब्लैड ईगल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आज तक नहीं आया, दोबारा आ सकता है। अमेरिका की किस वर्ष में क्रांति हुई? 1776 में हुई। कौन सी डेट थी? 4 जुलाई को थी। 4 जुलाई 1776 को थी। इस दिन अमेरिका आज़ाद हो गया। और इस दिन के बाद अमेरिका ने लगातार बात करी। अमेरिका में 51 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? 51 राज्य हैं। और इसके बारे में बात करें तो 1861 से 65 के बीच में गृह युद्ध हुआ अमेरिका में, और उसके बाद 65 से लगातार कहानी चली। पहले राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। राजधानी भी इसकी क्या है? वॉशिंगटन है। और वॉशिंगटन किस नदी के किनारे है? वॉशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, दबा के फैक्ट। भारत ने पहली बार ब्रिटेन को जीआई टैग नींबू निर्यात किए हैं। अब ये कहोगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार ऐसे नींबू गए हैं जो बिल्कुल जीआई टैग प्राप्त हैं। जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, 1983 में ये बना था। उसके बाद से कब से दिए जाने लगे? तो दो हैं, इंडी लाइम और पुलियान कुडी लाइम। लाइम का मतलब तो नींबू है, तो ये तो बंगलोर के, कर्नाटक के हैं, कर्नाटक में। और ये तमिलनाडु के। दो दे दिए। मैं आपकी इनकी खूबसूरती भी दिखा देता हूँ। ये रे साहब देखो, ये गए हैं इंडी लाइम। कहाँ गए? प्रोडक्ट ऑफ इंडिया गया है। कहाँ गया है? हमने सीधे भेज दिए यूके को। यूके वालों को खाओ नींबू। ठीक है, थोड़ा सा जो है विटामिन सी की कमी है उनके अंदर, तो विटामिन सी उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, तमिलनाडु को नींबू शहर भी कहते हैं, नींबू राज्य कहते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, नींबू दे दिए हमने इन्हें। अब इसके बारे में हम आते हैं अपनी एआई की खुराक, चटपटी मसालेदार। ठीक, एआई की गहराई में चलते हैं और गहराई में गोता लगा के आते हैं। जीआई टैग प्राप्त करने वाले पहले भारतीय उत्पाद कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दार्जिलिंग की चाय। ठीक, 2005-06 में। ठीक,
याद रखेंगे। दार्जिलिंग की चाय पहली थी। निम्नलिखित में से अच्छा जियोग्राफिकल इंडिकेटर भी बता दूं, जीआई होते क्या हैं। जीआई होते हैं जैसे कि साहब पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला खाया जाता था तो वहाँ पर रसगुल्ला को क्या कर दिया, वहाँ का जीआई टैग दे दिया गया। मतलब जिस क्षेत्र में कोई भी चीज़ अगर ऐसी है कि वहाँ के लिए फेमस है तो उनको जीआई टैग मिल जाता है। जैसे ओपीओडी कल बताया था, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट योजना, उसके तहत भी ये जीआई टैग वालों को उठाया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर बनारस में क्या मिलता, पान, तो पान का जीआई टैग हो गया। ठीक है, उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद, उसमें लखनऊ में क्या मिलते हैं, इलाहाबाद में सुरखा अमरूद मिलता है तो उसका जीआई टैग हो गया। लखनऊ में क्या मिलता है, आम मलिहाबादी मिलता है तो उनका जीआई टैग हो गया। तो याद रखेंगे ये सारे फैनी, ठीक है, ये फैनी हो गया, मीठा खीरा हो गया, सोजत मेहंदी हो गया, ये उपयुक्त सभी सबके सब जीआई टैग से रिलेटेड है। जीआई टैग पाने वाले उत्पादकों को क्या लाभ मिलता है, तो जीआई टैग पाने वाले उत्पादकों को सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं, संरक्षण होता है, समृद्धि बढ़ती है, ये सब मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में नए टैग दिए गए हैं, उनमें आपातानी, मनोपा, गालो, ताई खामती, ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग हैं। ठीक है, ये अभी हाल में मिले, करंट का क्वेश्चन है ये। ठीक, पोसेडाइन क्या है, ये किसने बनाया, तो रूस ने बनाया। पहली बात तो याद रखेंगे, ये है एक परमाणु संचालित मानव रहित पानी के नीचे बहने वाला जहाज। ये तो भैया रूस पता नहीं क्या करके मानेगा, समझ में नहीं आ रही। रूस ने स्थिति कर दी है बहुत ज़्यादा डेंजरस। रूस यूक्रेन की लड़ाई से के बाद से लगातार जो परीक्षण करता जा रहा है, जिसमें अमेरिका कह रहा है कि परीक्षण मत करो, क्यों आप, मतलब मुझे लग रहा है कि विश्व को किसी ना किसी लड़ाई में ढकेलने के मूड में है व्लादिमीर पुतिन। ये रे पुतिन साहब, ये है वो चीज़ जो बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसमें इन्होंने कह दिया ये अजय है, मतलब इसको परास्त नहीं किया जा सकता, अजय है। न्यूक्लियर है, एक वाहन है, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियर है। और ये पानी के नीचे रहने वाला, पानी के नीचे चलने वाला वाहन है। और इसके बारे में एक और है, ये परमाणु रिएक्टर से सुसज्जित है, परमाणु रिएक्टर सुसज्जित। बात आ रही समझ में, आगे चलते हैं हम। अब हम आते हैं रशिया के बारे में कुछ बातें लेकर। एआई की खुराक चटपटी मसालेदार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, राज्य जो रशिया है। रूसिया की राजधानी कौन सी है, मास्को है। रशिया की करेंसी क्या है, रूबल है, रा से रूबल, रा से रूसी। 1917 में जो क्रांति हुई थी जिसमें खूनी रविवार हुआ था, वहाँ कौन राजा हटाया गया था, जार निकोलस हटाया गया था। कौन हटाया गया था, जार निकोलस हटाया था। किसने की थी ये, अच्छा, सोवियत प्रणाली क्या है, देखो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई तो 1945 से 1991 का जो कार्यकाल है वो कोल्ड वार का है, शीत युद्ध का है। तो शीत युद्ध में अमेरिका ने अपने संगठन बनाया था, वहीं इन्होंने अपनी सोवियत यूनियन बनाई थी, किसने, रशिया ने। तो सबसे बड़ा देश इनमें कौन सा था, रशिया। और रशिया की ये थी कि रूस को और मध्य एशिया के बीच में यूरोप और सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था का लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था के संक्रमण का मॉडल था। मतलब ये समाजवादी थे और उधर यूएसए जो है वो पूंजीवादी था। तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से विवाद बने रहे थे। तो कितने साल तक चला, इतने साल तक चला है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो जाहिर सी बात है 1991 में हुआ दोस्तों। उसके बाद रूस एक स्वतंत्र देश बन गया, यूएसएसआर से टूट गया। यूएसएसआर है ये जो मैं बता रहा हूँ, सोवियत यूनियन। 1917 में रूसी क्रांति के बाद कौन सी सरकार बनी, तो बोल्शेविक क्रांति बनी, बोल्शेविक सरकार बनी। बोल्शेविक क्या थी, लेनिन की सरकार थी। किसकी सरकार थी, लेनिन। लेनिन ही क्रांति के जन्मदाता थे। ठीक है, विश्व में प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया, रूस। रूस के यहाँ प्राकृतिक गैस तो मिल गई, नेचुरली गैस तो मिल गई, इसीलिए तो ये पूरे विश्व पे अब दोबारा से डंगा बजा दिया इसने। पहले नहीं था, इसकी व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई थी, चरमरा गई थी, लेकिन अब फिर से रूस अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अब पूरी तरीके से हाल आप जानते क्या मचा रहा है। विश्व के देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये देश आया अंडोरा। ये अंडोरा बहुत ही छोटा देश है, मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा दूं, आपको पता चल जाएगा कितना छोटा देश है ये अंडोरा। अंडोरा ये बिल्कुल समझ लीजिए फ्रांस और स्पेन के बीच में फंसा हुआ एक छोटा सा देश है, इतना सा। ये आपको लग रहा होगा है बड़ा, इसकी ये राजधानी है अंडोरा ला वेला। तो ये अंडोरा ही कैपिटल है। ये विश्व का सबसे साक्षर पढ़ा लिखा बना हुआ है देश, और इसकी शिक्षा टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूनेस्को कह रही है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। अंडोरा सबसे बड़ा, तो किस किस के बीच में, एक तो यही बात याद रखें, स्पेन और फ्रांस के बीच है ये अंडोरा।
कौन सा पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है? तो आल्प्स पर्वत नहीं, सॉरी आल्प्स नहीं, यूराल पर्वत करता है। यूराल पर्वत कहाँ पर है? रूस में है। यूराल पर्वत कहाँ है? रूस में है। कहाँ है? रूस में। दूसरा, कौन से स्कैंडिनेवियन कंट्री माने जाते हैं? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल ताल्लीन, लिथुआनिया की रीगा, लाटविया की विल्नियस। ये भी याद रख लेंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, याद रखेंगे। यूरोप की सबसे नदी वोल्गा है। दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब है, और राइन जर्मनी की है। और ये डेन्यूब जो है पांच देशों की राजधानी को बीचों में से काटती है, जैसे हंगरी की राजधानी को बुडा और पेस्ट में काटती है। कौन सा देश आइबेरिया मिलाकर बनता है? तो आइबेरियल में स्पेन और पुर्तगाल है। आइबेरिया क्या है? स्पेन और पुर्तगाल। कौन है? स्पेन और पुर्तगाल को आइबेरिया कहते हैं, याद रखेंगे। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। मैग्नोट लाइन, मैग्नोट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैग्नोट लाइन मेरे हिसाब से आपको पढ़नी भी चाहिए, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ मैग्नोट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसको इंपॉर्टेंट को याद रखेंगे, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है। और कौन कौन से देशों को जोड़ती है? तो स्पेन और मोरक्को को जोड़ती है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। माउंट एल्ब्रुस जो यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है, कौन सी पर्वत श्रृंखला का? काकेशस, याद रखेंगे, काकेशस का है ये, ठीक है। इनमें से पेरनीज फ्रांस में है, पर्वत श्रृंखला फ्रांस में है। और यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आल्प्स है, न जो नवीन बलद पर्वत है, ठीक है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो ये मिल गई साहब हमें, भारत और श्रीलंका को, दोनों को मिल गई 2026 की। अब हर 2 साल में ये होता है। कितने में होता है? 2 साल में होता है। देख लीजिए आप कहाँ मिला है। देखो, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होगा, प्रारूप क्या है, क्या कहते हैं, T20 इंटरनेशनल, भारत और श्रीलंका को मिली गई है। 6 फरवरी 2026 को शुरू होगा, 8 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। टीम 20 है। आईसीसी एरा आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका 6 फरवरी से 8 मार्च। और आ जाओ एआई की खुराक में, और एआई की खुराक मसालेदार डेली डोज, ठीक है। एआई की गहराई में गोता लगाने चलते हैं। क्या है? अब मैंने बताया आपको, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लिया आया मैं, आप लोग याद रखेंगे। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? पहले तो पहले अभिनव बिंद्रा और दूसरे नीरज चोपड़ा। सिर्फ 2 ही स्वर्ण पदक जीते हैं आज तक भारत ने व्यक्तिगत सीरीज में। व्यक्तिगत का मतलब होता है बिना टीम वर्क के। तो फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह को, जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह जो है एशिया में जीते थे, ठीक है। फ्लाइंग सिख कहते हैं इनको। कर्णम मलेश्वरी ये ओलंपिक में जीतने वाली पहली महिला थी, याद रखेंगे। किसमें थी? भारोत्तोलन में थी। और याद रखेंगे क्या जीता था इन्होंने? कांस्य जीता था। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? आप लोगों को पता है, मैरी कॉम बॉक्सिंग है, इनके नाम से प्रियंका चोपड़ा ने मूवी बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ, उसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले किसमें? भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में। तो अब 2 हो गए। एक अभिनव बिंद्रा किस में हो गए? शूटिंग में। और दूसरा किस में हो गए? भाला फेंक में। कौन हो गए भाला फेंक में? जेवलिन थ्रो में ये नीरज चोपड़ा। तो 2 ही हैं अभी तक। मैग्निफिसेंट मैरी किसको कहा जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, मैग्निफिसेंट मैरी भी लग गया उसके नीचे, तो मैरी कॉम को कहा जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के खिलाड़ियों को दिया जाता है, पत्रकारों को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। सिर्फ द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोचों को, ठीक है। द्रोणाचार्य कोच थे ना, ठीक। एकलव्य के नहीं थे वो, दूसरी बात है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? हिमा दास को जाना जाता है। ये एथलीट हैं, बहुत बड़ी एथलीट हैं, और इनको याद रख लेना है, असम की हैं ये, इसीलिए इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेन चलती है ढींग एक्सप्रेस, ठीक है। ये एआई के मज़ेदार क्वेश्चन थे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये ग्वालियर में किया गया है। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर क्या करा गया है? डांस का प्रोग्राम है ये। केंद्रीय गृह मंत्री पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स, एक वेसल्स मतलब एक जहाज है, डीप सी
फिशिंग वेसल मतलब मछली पकड़ने वाला जहाज, उसका उद्घाटन किया है, किसने करा है? गृह मंत्री ने विशाखापत्तनम में। कहाँ करा है? विशाखापत्तनम में करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग मतलब एक ऐसा संवाद जो भारत और प्रशांत महासागर के देशों के बीच में है। इंडो पैसिफिक डायलॉग ये किसके बीच में है? ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक, दिल्ली मेट्रो किस लाइन को ICT इंडियन कंसर्ट इंस्टीट्यूट के सम्मानित किया गया है? कौन सी मेट्रो को किया गया है? कौन सी लाइन को किया गया है? तो एक नई लाइन बनी है जिसका नाम है मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर। इसको किया गया, किसके लिए किया गया? बेहतर इंजीनियरिंग के लिए। बेहतर इंजीनियरिंग के लिए किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। FAO फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए किया गया है? कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। जाहिर सी बात है, कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। इन्होंने क्या है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खेती से रिलेटेड है। कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ये भी याद रखेंगे, कहाँ हुआ? नई दिल्ली। ठीक है, ये हम लोगों के आ गए 10 क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कैसी लगी, और बाकी अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुँचाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।